चलिए देखते हैं PCS 96, PCS 96 देखते हैं। चलिए देख लेंगे, ठीक है देख लेंगे। देखा जाए, पाइरॉल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टी बिकॉज, इनका कहना है कि पाइरॉल बेसिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता। इसका कारण पाइरॉल है 95 अभी बचा था क्या? 95 बचा था। अरे यार मुझे तो ध्यान था कि खत्म हो गया। अच्छा देखते हैं, हमें लगता है कि 94 पेपर मैंने रख दिया है और नीचे छोड़ दिया। 95 पेपर यहाँ क्या? देखते हैं नेक्स्ट, तब तक इसको करते रहिए। पाइरॉल देखा जाए, पाइरॉल जो है, इनका कहना है कि पाइरॉल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टी, डज नॉट शो, नॉट शो यानी बहुत ही वीक बेस होता है, मिला जुला बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इनका कहना है। अब इसका कारण क्या है? कारण देखिए, कारण यह है कि जो इस पे लोन पेयर है, ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, या तो इधर या इधर डीलोकलाइज रहता है ना, तो लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो विकल्प बी सही है, बी। लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज विद पी ऑर्बिटल ऑन कार्बन, ठीक है ना। लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज विद पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल ऑन कार्बन। आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एंटी कंफर्मेशन एंड गूच कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। एंटी और गूच, एंटी और गूच कंफर्मेशन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? तो लिखा है मैंने 0.9 किलो कैलोरी पर मोल होता है, ठीक है ना। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखा है। रिएक्शन देखिए, बेंजल्डिहाइड है ना, हाँ बेंजल्डिहाइड है और अल्फा ब्रोमो एस्टर, इससे रिएक्शन करा रहे हैं जिंक की प्रेजेंस ना, जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखा जाए इसमें होता क्या है, उससे पहले जिंक से रिएक्शन करा रहे हैं, फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो जिंक पहले यहाँ जुड़ जाता है और ये बन जाता है ZnBr, बना देते हैं इसी में, ऐसा हो जाता है। जिंक जुड़ता है, जिंक यहाँ जुड़ेगा और ये हो जाएगा ZnBr, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटता है और ये यहाँ अटैक करता है ना। ध्यान आ रहा है रिएक्शन को, हम लोगों ने देखा है। ये हो जाएगा CHOH और CH2COO2H5। आगे गर्म करेंगे तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है एसिडिक मीडियम में और डबल बॉन्ड बन जाता है और ये बनेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाता है, CH डबल बॉन्ड CH COO2H5, ठीक है, ये मिलता है। और इसको देखा जाए कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प इसमें बी दे रखा है, बी, ठीक है ना। अगला देख,
हैं? हाँ, रिफॉर्मेश की रिएक्शन है। आगे क्वेश्चन 3, नेम रिएक्शन ध्यान रखिएगा, जो 4, 6, 10 हैं अक्सर पूछ ले जाते हैं। रिफॉर्मेश की रिएक्शन। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इट इज नेसेसरी दैट द मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मॉलिक्यूल के पास सिमेट्रिक आइटम होना, एसिमेट्रिक आइटम होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं, यानी डी सही है। नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल के पास कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होने चाहिए, ये विकल्प डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। फॉर अ मिरर इमेज, अगर दर्पण प्रतिबिंब किसका नहीं बनता? दर्पण प्रतिबिंब तो सभी का बनता है। क्या सभी ऑप्टिकली एक्टिव है? अरे मिरर दर्पण सामने जो कुछ रखेंगे उसका इमेज तो बन ही जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए। अरे यार, मिरर इमेज किसी का भी बन जाता है, लेकिन वो सुपर इम्पोजेबल है। अगर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। मिरर इमेज बनना कोई सर्व कंडीशन थोड़ी हो, तो किसी का भी इमेज बनता है। और एक्टिव नॉन एक्टिव सभी का बनता है। HCN और HCl, AlCl3 और दूसरा जो है H2O और E। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन मिलता है। ठीक है ना, ये गटरमान रिएक्शन है। गटरमान रिएक्शन विकल्प बी सही है। गटरमान रिएक्शन, ठीक है ना, विकल्प बी, विकल्प गटरमान रिएक्शन है ये, विकल्प बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6। देखा जाए, इसमें एसिटाइलिन लिए हैं, इसको जो है सोडामाइड से रिएक्ट कराए हैं, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा Hc नेगेटिव Na प्लस NH, सोडियम मोनोसोडियम एसिटाइलाइड। मोनोसोडियम एसिटाइलाइड फिर एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करा दिए हैं। एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराए तो ये इस पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा और हमें मिलेगा RCCH प्लस NaX। ठीक है, तो इसमें जो है C सही है ना, C, RCCH, विकल्प सी सही है। एल्काइन मिला, टर्मिनल एल्काइन। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। When an unsymmetrical molecule add to an unsymmetrical alkene, हमने बताया अगर एसिमेट्रिकल कोई मॉलिक्यूल है और एसिमेट्रिकल एल्कीन पर जुड़ता है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किस पे जुड़ता है? एसिमेट्रिकल एल्कीन। तो कौन सा रूल फॉलो होता है? मार्कोनी का। ठीक है ना, मार्कोनी का रूल। इन्होंने कहा है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है ना, तो मार्कोनी का रूल यहाँ फॉलो होता है। विकल्प डी सही है। इनका कहना है कि अगर एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिकल एल्कीन पर जोड़ा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, या हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन अधिक होते हैं। ठीक है ना, तो
नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं। जैसे एसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें, एसिमेट्रिकल है, इस पे हम HX को जोड़ें तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, ये वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक। ये किसका रूल है? मार्कोनी का। ठीक है ना? अगर दोनों सिमेट्रिकल है तो फिर मार्कोनी का रूल अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में देखिए, द रिएक्शन ऑफ रिसोर्सिनॉल विद नैप्थलीन एंड विद थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए यहां पर जो है हाँ रिसोर्सिनॉल में रिसोर्सिनॉल है और हाँ फ्लोरोसिन मिलेगा, फ्लोरोसिन मिलेगा, फिनोप्थलीन नहीं मिलेगा, फिनोप्थलीन नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखा जाए तो ये जो है ये रिसोर्सिनॉल के 2 मोल, ये थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड और जिंक ZnCl2 की प्रेजेंस में कंसंट्रेट H2SO4, तो ये जो है फ्लोरोसिन बनाते हैं। देखा जाए फ्लोरोसिन बनाते हैं। फ्लोरोसिन, फ्लोरोसिन बनाते हैं इनको, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन यहाँ पर एपॉक्साइड लिया गया है, एपॉक्सी इथेन है, इसको रिएक्ट कराया जा रहा है किससे? दिए हैं पहले रिएक्ट करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से C2H5MgBr, और फिर क्या कर रहे हैं? फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं H2O के साथ ना। तो जो यहाँ पर एथाइल ग्रुप है C2H5, ये यहाँ ट्रैक करता है और ये टूट के यहाँ से यहाँ जाता है और हमें मिलता है C2H5CH2CH2OH प्लस MgOH। ठीक है, ये मिलता है, एल्कोहल मिलता है। तो इसमें हमें लगता है कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, the polymer obtained by heating adipic acid with hexamethylene diamine. Adipic acid, adipic acid, hexamethylene diamine, hexamethylene diamine।
ये क्या बनाते हैं, नायलॉन 6, नायलॉन 6 बनाते हैं, ठीक है ना। कंडेंसेशन को पॉलीमराइजेशन होता है, नायलॉन 6 मिलता है। आगे देखा जाएंगे, रिएक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कार्बेनायन, इसमें कार्बोनायन नहीं बनता, तो इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, विकल्प सी सही है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें जो है ये है, ठीक है, और ये जो है एसिड इस पे जुड़ता है, ठीक है, और ये हमें देता है ये बनता है, आगे ये यहाँ से इस पे अटैक करता है और ये यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कार्बोनायन नहीं मिलता, बल्कि ये पहले निकलता है तो कार्बोकैटायन बनता है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है ना। तो यही सही है, विकल्प सी सही है, ये करेक्ट है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। 12 अभी हम लोग ग्लिसरॉल में पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और मैंने बताया था अभी कि यह इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल इसको जो है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 के साथ जर्म किया जाए तो एक्रेल्डिहाइड या एक्रोलीन बनता है, हमें एक्रेल्डिहाइड मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH ये मिलता है, तो ये विकल्प बी सही है। आगे देखा जाए, बाकी पानी निकलता है, वाटर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए। बूस्टर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, बूस्टर रिएक्शन ये किसकी सिंथेसिस करते हैं, यू फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ये अमीनो नैप्थिल अमीन के लिए इसको करते हैं, नैप्थिल अमीन, अमीन ये विकल्प बी है। देखिए नैप्थॉल को अगर हम नैप्थॉल लें या अल्फा नैप्थॉल जो भी कहते हैं, नैप्थॉल, और इसको जो है हम यदि अमोनिया के साथ गर्म करें, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड में गर्म करें तो यहाँ से ये निकल जाता है, अमीनो ग्रुप जुड़ जाता है। इसको हम दूसरा रिएक्शन या सिंथेसिस ऑफ ये है नैप्थलीन अमीन, नैप्थिल अमीन। ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, नियम, ये नेम रिएक्शन है, याद रखिएगा, शायद ये हम लोग न पढ़े हों, ध्यान हमें तो नहीं आ रहा है कहीं हम लोग पढ़े, इसको अलग से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग। अच्छा, इनका कहना है कि कौन सी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो इसमें तीसरा नंबर का देखिए, तीसरे नंबर पे HBr है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, HBr और यहाँ क्या है पेरोक्साइड,
तो ये कैसा एडिशन होता है? फ्री रेडिकल एडिशन होता है, ठीक है ना। ये फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ होगा एडिशन, ये तो फ्री रेडिकल एडिशन होता है। और उसके बाद तीसरे के बाद चौथा देखिए, चौथा ये भी टॉल्यूइन पर क्लोरीन का एडिशन है, बेंजील क्लोराइड मिलता है। लाइट हो या हाई टेम्परेचर हो, प्रकाश या उच्च ताप, तो यहाँ पर बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, बेंजील क्लोराइड मिलता है। ये भी फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो यही तीसरा और चौथा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। बाकी जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बाकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और ये दोनों में एक सब्स्टिट्यूशन है फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल एडिशन है। ये फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी ये दोनों फ्री रेडिकल रिएक्शन है, बाकी इलेक्ट्रोफिलिक है। नेक्स्ट देखा जाए आगे, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15। गैमेक्सिन का फॉर्मेशन प्रकाश की उपस्थिति में है ना, हाँ तो फ्री रेडिकल होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है एसर्शन, देखिए एसर्शन, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद KOH टू गिव कैनिजारो रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। बात तो सही है, कथन तो स्टेटमेंट तो सही है। बेंजल्डिहाइड जो है ये कैनिजारो रिएक्शन देता है KOH के साथ, KOH के साथ ये कैनिजारो रिएक्शन। रीजन क्या दे, अगला क्या दे रहे हैं रीजन, बेंजल्डिहाइड इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये भी बात सही है। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन देने के लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड होना ये कोई जरूरी नहीं है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। ये भी सही है, हाँ कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता। कि कौन सा विकल्प है? बी, तो विकल्प बी सही है। ए बी दोनों, ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 16, हाँ हाँ है? हाँ यार एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये भी सही है, और कैनिजारो रिएक्शन देता है, ये भी सही है। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन देने के लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड का होना जरूरी नहीं है। कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का अनुपस्थिति जरूरी है, ठीक है ना। उसमें हकेल रूल की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखा जाए क्वेश्चन 16, इनका कहना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो क्या इसीलिए कैनिजारो रिएक्शन देता है? कैनिजारो रिएक्शन देता है क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐसा नहीं है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कैनिजारो रिएक्शन देता है, ठीक है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ तो पहला है एल्कीन, कीटोन, फेनॉल और ग्लूकोज, ये कुछ दिए हुए हैं, और इनमें जो है पूछा गया है मैच करने को, मैचिंग करने को दिया गया है। तो देखा जाए मैचिंग, चलिए देखिए इसमें मैचिंग करने के लिए दूसरी लिस्ट में क्या दिए हैं, राइमाटाइमैन रिएक्शन,
रिएक्शन। राइमोटाइमियन रिएक्शन कौन देता है? बोलिए भाई। फिनॉल देता है। तो यहां पर जो है फिनॉल से कनेक्ट कर दे। दूसरा जो है आयोडोफॉर टेस्ट, ये देगा। तीसरा है कैनिजारो रिएक्शन। तीसरा अच्छा, तीसरा है मॉलिस टेस्ट। ये तो हम लोग फिनॉल के लिए करते हैं ना। किसके लिए करते हैं? ग्लूकोज के लिए। मॉलिस टेस्ट ग्लूकोज के लिए करते हैं। तो डी का 3 होगा। चौथा देखा जाए कैनिजारो रिएक्शन। हाँ बेटा भेज रहे हैं। कैनिजारो रिएक्शन देखते हैं। कैनिजारो रिएक्शन वो देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसे एल्डिहाइड देते हैं या कीटोन, तो इनमें ऐसा है ही नहीं है। आगे जो है पांचवा देखा जाए, पांचवा है बेयर टेस्ट। बेयर टेस्ट जो है ये एल्कीन देते हैं। ठीक है, मिला लीजिए, सही विकल्प ढूंढ लीजिए। आगे देखा जाए मोलिस टेस्ट की रिएक्शन इस समय लिखना संभव नहीं है, बस ग्लूकोज देता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन उसकी रिएक्शन मुझे ध्यान नहीं है, इसमें रिएक्शन लिख दिया। आगे देखा जाए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? पहले में क्लोरीन द्वारा बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन किया गया, पहला इलेक्ट्रोफिलिक है, दूसरा भी इलेक्ट्रोफिलिक है, तीसरा भी इलेक्ट्रोफिलिक है, चौथा देखिए, चौथा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, डी। ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक। और चूंकि टर्सरी हैलाइड है तो प्रोसेस 2 स्टेप में पूरा होगा। मोर स्टेबल कार्बोनिल आयन है तो SN1 होगा। SN1 2 स्टेप का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखा जाए, अगला है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में देखा जाए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN1। पहला देते हैं, देख रहे हैं, इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 जो है ये यूनिमॉलिक्यूलर है, ये तो सही है, सही है। दूसरा दे रहे हैं प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ना। SN1 2 स्टेप में होता है ना, तो 50% इन्वर्जन है, 50% इन्वर्जन होता है। उसके बाद इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट, हाँ 2 स्टेप का है तो रीअरेंजमेंट इसमें होगा, ये भी सही है। चौथा जो है टर्सरी एल्किल हैलाइड जनरली गिव, हाँ टर्सरी जो एल्किल हैलाइड है 3 डिग्री हैलाइड, ये SN1 रिएक्शन को देते हैं। तो ये और ये तीनों कथन सही हैं, अर्थात फर्स्ट सेकंड और नहीं, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ना। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा देख लीजिए कौन सा विकल्प है, बी। विकल्प बी में पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है ना, ये सही। ये गलत है, इन्होंने कंप्लीट इन्वर्जन की बात कही है और इन्वर्जन कितना होता है? 50% होता है, कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। इन्वर्जन इन्होंने 100% कहा है, जबकि होता कितना है? 50%, यानी इनका जो दूसरा कथन है वो गलत है, ठीक है।
100% नहीं होता। अगर ऐसा दे दिया तो आप समझिए और आपका जो एग्जामिनर हो समझे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन जो है अब ये तो ऐसे जो है एक बार हिंदी के गुरुजी पढ़ा रहे थे और जेंडर पढ़ा रहे थे, तो एक जन से पूछे कि हवा हवा स्त्रीलिंग है कि हवा का बहना। हवा, तो एक जन ने कहा कि सर ये पुल्लिंग है क्योंकि हवा, उन्होंने कहा हवा बहता है। एक जन ने कहा हवा बहती है। तो एक जो है ये अभी जो बोले हैं मास्टर साहब उनकी तरह के थे, तो उन्होंने कहा सर हवा बहल है, हवा बहल है। अब वो न बहता है न बहती है, बहल है। अब उसी बीच में छोड़ दिए, तो मास्टर साहब बहल है, हवा बहल है, तो अब हवा बहल है तो वो क्या है, अब उसका जेंडर बताइए, सेंटेंस में कौन सा जेंडर है। तो अब वो ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो फिर हमारे बस में नहीं है कि हवा बहल है यानी कि ये किस जेंडर में है, वो कॉमन जेंडर हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक रिएक्शन दिए हैं, रिएक्शन देखिए RCOCl और ये जो है CH2N2 और ये जो है RCO और CH2N2 ये दे रहे हैं। अब आगे फिर जो है इसके हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। और ये दे रहा है CH2COOH। और अच्छा, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? देखिए अब ऐसे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन जो बाकी की 3 रिएक्शन जो सारे विकल्प है उनको देखिए तो अपने आप पकड़ में आ जाता है। कोल्बे सिंथेसिस नहीं है, ना तो किलियानी है, ना तो एटाल रिएक्शन है। ये तीनों नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प जो बचता है, ये तीनों तो हम लोगों को ख्याल है, ना कोल्बे है, ना किलियानी फिशर सिंथेसिस है, ना एटाल रिएक्शन है। एक बचता है डी, तो यही विकल्प सही टिक कर लीजिए, अर्नड एस्टर्ड सिंथेसिस। अर्नड एस्टर्ड सिंथेसिस, ठीक है ना? हाँ, अर्नड एस्टर्ड सिंथेसिस ये बचता है और इसी को टिक कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 देखा जाए, इसमें जो है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लुओबोरेट साल्ट है आपके पास। बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लुओबोरेट साल्ट है और इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म कर रहे हैं तो फ्लोरोबेंजीन मिल रहा है और N2 + BF3। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? बाल्जीमान ना, बी सही है ये। SCH रिएक्शन, बाल्जीमान रिएक्शन। ये हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ते हैं, एरोमेटिक हैलाइड में, तो ये तो ठीक है, नोट कर लीजिए। रिएक्शन ध्यान नहीं है, कहीं आएगा तो बता देंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 देखा जाए। द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा वो वीकेस्ट एसिड होगा ना, वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है ना? तो सबसे वीक एसिड कौन है?
अगर हम एसिड की स्ट्रेंथ देखें, हाँ, तो HClO ये वीक एसिड है, तो ClO माइनस, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, विकल्प शायद पहला ही सही है। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22 देखा जाए। The OH ion concentration of a solution having pH इक्वल टू 2 है, तो OH ion concentration इक्वल टू क्या होगा? देखिए pH 2 है, 2 है, तो POH क्या हो जाएगा 12, तो OH ion की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 12, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 12 इसका, और इससे POH हमें 12 मिलेगा, ठीक है, इसी से POH 12 मिलेगा। देखिए पीएच किसी भी सॉल्यूशन के पीएच और पीओएच का योग 14 होता है, ये 14 होता है, ये निश्चित है। किसी भी सॉल्यूशन के पीएच और पीओएच का योग हमेशा 14 होता है। पीएच इन्होंने दे रखा है 2, तो 2 प्लस पीओएच इक्वल टू 14, तो पीओएच क्या हो जाएगा 14 माइनस 2 12। अब हम ये जानते हैं कि पीएच किसके बराबर होता है, माइनस लॉग पीओएच, पीओएच किसके बराबर होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओएच आयन की, ठीक है ना। तो लॉग कंसंट्रेशन ओएच आयन ये हो जाएगा माइनस पीएच के, तो ओएच आयन की कंसंट्रेशन एंटी लॉग लेंगे 10 की घात पे चला जाएगा माइनस पीएच के, सर पीओएच के, तो पीओएच यहाँ पर क्या है 12, तो यहाँ लिख दीजिए 10 टू पावर माइनस 12, यही OH आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक ना। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 23 देखना है, क्वेश्चन नंबर 23। देखा जाए, दो गैसें हैं और इनके मोलर मास 144, एक गैस ए है, इसका मोलर मास 144 है, गैस बी है, इसका मोलर मास 64 है। इनके डिफ्यूजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन बी, ये हो जाएगा मोलर मास बी का अपॉन मोलर मास ए का, ये हो जाएगा बी का 64 है अपॉन 144, 8:12, ठीक है ना। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ बोलिए। हाँ, कोई भी एक ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, जिसको ऊपर लेंगे उसका मास नीचे होगा, जिसको नीचे लेंगे उसका मास ऊपर होगा, आएगा वही। आप बी को ऊपर ले लीजिए, हाँ बी को ले लीजिए। यहाँ देखिए आर ए इंटू आर बी, ये है 8/12। अब आप आर बी ले लीजिए, आर ए, तो ये हो जाएगा 144/64, तो यहाँ पर जो है आर बी इंटू आर ए इक्वल टू हो जाएगा 12। यहाँ ए बी है, यहाँ बी ए है, अब इसको इधर करेंगे, इसको इधर से भी पलट जाएगा, ठीक है, बात वही है। ए बी का रेशियो या बी ए का रेशियो, जो ए बी का होगा उसका उल्टा बी ए का होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये ए बी सी डी, ये 4 एसिड हैं, इनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रहा है 9.4 और सॉरी पहले का 13.7, 9.4 और 11.2 और 12.4। तो इसमें कब ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया है, ठीक है ना।
ये 4 एसिड है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें सबसे क्या पूछे हैं, वीकेस्ट एसिड, सबसे वीक एसिड कौन होगा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जिसका सबसे कम होगा वो वीकेस्ट होगा, और जिसका सबसे अधिक होगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है ना? क्योंकि जब एसिड वीक होता है तो जो न्यूट्रलाइजेशन की हीट है उसका कुछ हिस्सा एसिड के डिसोसिएशन में चला जाता है। जितना वीक एसिड होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उतने ज़्यादा जो न्यूट्रलाइजेशन की हीट है उसका उतना ही हिस्सा जो है कहाँ चला जाता है, वीक एसिड के डिसोसिएशन में। तो एसिड जितना वीक होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उतना कम होगा, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन की हीट है उसका अधिकतम हिस्सा एसिड के डिसोसिएशन में फिर खर्च हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 25। देखा जाए, which one of the following is the most effective electrolyte in causing coagulation of negatively, हाँ यहाँ पर देखा जाए ये आर्सेनिक सल्फाइड है और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव ना, नेगेटिवली चार्ज है। इसका कोआगुलेशन किसके द्वारा होगा, कैटायन द्वारा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, और पॉजिटिव चार्ज जिस कैटायन पे अधिकतम होगा उसी द्वारा कोआगुलेशन सबसे ज्यादा होगा। तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात मैग्नीशियम क्लोराइड मोस्ट इफेक्टिव होगा, MgCl2 विकल्प ए। ठीक है ना, विकल्प ए। तो बाकी में जो कैटायन है उन पे केवल एक धनावेश है। पोटेशियम सब में है, सोडियम है, इन पे एक धनावेश है, मैग्नीशियम पे 2 धनावेश है। तो यही सबसे इफेक्टिव होगा इसका कोआगुलेशन काज करने के लिए। ठीक है ना? आगे देखा जाए, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 देखा जाए, क्वेश्चन 26 में जो है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? तो F इक्वल टू होता है C माइनस T प्लस 2। कंपोनेंट कितने दिए हैं? 2। फेज कितने दिए हैं? 3। तो अब लगा लीजिए 2 प्लस माइनस 3 प्लस 2, तो 2 और 2 4 माइनस 3 1। ठीक है ना? काहे नहीं लगा पाते? आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, पच्चीस नंबर कौन हो भैया? हैं? संगीता, इतने देर बाद बोलोगे? अच्छा, काहे कुत्ते पाल रखे हो? अच्छा, देखा जाए, जैसे कोई नेगेटिव चार्ज है, हम लोग हार्डी-सुल्जे रूल पढ़े हैं ना, हार्डी-सुल्जे रूल, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल हैं इनका कोआगुलेशन किसके द्वारा होता है? कैटायन द्वारा। और जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं इनका कोआगुलेशन किसके द्वारा होता है? एनायन द्वारा। ठीक है ना? अपोजिट चार्ज के आयन कोलाइडल सिस्टम का कोआगुलेशन करते हैं। नेगेटिव कोलाइड है तो कैटायन द्वारा कोआगुलेशन होगा, पॉजिटिव है तो एनायन द्वारा। अब इन पे जितना अधिक चार्ज होगा उतने ज्यादा कोआगुलेटिंग पावर इनकी होगी। कैटायन या एनायन की जो कोआगुलेटिंग पावर होगी वो उनके चार्ज पर डिपेंड करता है। चार्ज जितना अधिक होगा उतने ज्यादा कोआगुलेटिंग पावर होगी। तो जो आपको दिया है इन्होंने आर्सेनिक सल्फाइड, ये कैसा कोलाइडल पार्टिकल बता रहे हैं? नेगेटिवली चार्ज ना, ये नेगेटिवली चार्ज दिए बता रहे हैं, यानी इस पार्टिकल पर कैसा चार्ज दिए बता रहे हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। अब इसके कोआगुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? कैटायन।
कटायन चाहिए। कटायन हमारे पास देखिए जो साल्ट दिए हैं उसमें पहले में मैग्नीशियम आयन है, दूसरे में पोटेशियम आयन है, तीसरे में फिर पोटेशियम आयन है, चौथे में सोडियम आयन है। जो तीनों साल्ट हमारे पास दिए हैं MgCl2, K3FeCN6, KCl और Na2SO4, उनसे कटायन हमें ये निकलेंगे चारों से। इस कटायन में सबसे अधिक पॉजिटिव चार्ज किस पर है? इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है सबसे इफेक्टिव होगा, ठीक ना। अभी कोलाइडल वाला चैप्टर निकाल लेना और उसमें जो है जो प्रेसिपिटेशन कोलाइडल सिस्टम का या हार्डी ये रूल दिया है उसको पढ़ लेना बेटा, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। कैमरा बदल गया इसलिए कि हमारा जो है हमारा वो हमारा जो माइक है वो बोलिए भाई क्या कह रहे थे? साथी लोग ये टीजीटी की क्लास में पीजीटी वाले ज्यादा बोलते हैं, अपनी क्लास में एकदम सन्नाटा रखते हैं। अपनी क्लास में इनकी सारी डाउट क्लियर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं पूछते। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, आता है तब भी बोलते हैं, नहीं आता है तो बोले तो ठीक भी लगता है, आता है तब भी बोलेंगे। जान रहे हैं तो उसको बताने का प्रयास करते हैं, अनावश्यक ये तो इन लोगों की पुरानी आदत है, जब से क्लास चल रहा है तब से हमेशा टीजीटी क्लास में अनावश्यक बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये शिकायत बहुत दिन से आ रही है टीजीटी वालों की। हाँ चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद। क्वेश्चन 27, माइक आप लोग ऑफ रखिए क्योंकि हमारा माइक बंद हो गया है। अभी स्पीकर ऑन करके पढ़ा रहे हैं, बहुत शोर आएगा, आप लोग माइक बंद करिए। इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायन, इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ाया है, उनकी रिवर्सिबिलिटी पढ़ाया है। तो जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है या सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड जो है इन इलेक्ट्रोड्स की रिवर्सिबिलिटी एनायन के सापेक्ष होती है, क्योंकि जब ये काम करते हैं तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन परिवर्तित होती है, घटती बढ़ती है। देखा जाए इसको हम कैलोमल इलेक्ट्रोड कहते हैं या मर्क्यूरियस क्लोराइड इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें जब ये इलेक्ट्रोड काम करता है तो जो क्लोराइड आयन इसमें है इसी की कंसंट्रेशन घटती बढ़ती है, अर्थात जो है इसी के प्रति इसकी रिवर्सिबिलिटी होती है। किसके सापेक्ष? एनायन के सापेक्ष इसकी रिवर्सिबिलिटी होती है। तो यही एग्जांपल जो विकल्प बी है ये जो है रिवर्सिबल है, किसके सापेक्ष? विद रिस्पेक्ट टू एनायन, ठीक है ना। इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, वहां पे भी रिवर्सिबिलिटी क्लोराइड आयन के सापेक्ष होता है, ठीक है। बाकी जितने हैं देखिए सब में कटायन दिया है। जिंक आयन में जिंक आयन के प्रति जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती घटती है। प्लेटिनम फेरस आयन फेरिक में फेरिक की कंसंट्रेशन घटती बढ़ती है, और प्लेटिनम स्टेनिक में स्टेनिक आयन की कंसंट्रेशन घटती बढ़ती है। सभी कटायन है। पहला, तीसरा, चौथा विकल्प में कटायन के सापेक्ष रिवर्सिबिलिटी है, दूसरे वाले में एनायन के सापेक्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन 28। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द यूज ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या रोल है रिवर्सिबल रिएक्शन में? रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें इनका कहना है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बढ़ा देता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को घटा देता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित नहीं करता है, या बढ़ा घटा दोनों सकता है टाइम के साथ। तो देखा जाए ये कैटलिस्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो,
इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट का साम्य स्थिरांक पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न तो साम्य अवस्था प्रभावित होती है, न तो साम्य सांद्रताएं प्रभावित होती है। होता क्या है कि साम्य अवस्था हम बड़ी शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं, साम्य अवस्था तक हम बड़ी शीघ्रता से सरलता से पहुंच जाते हैं, बाकी और कोई वैल्यू प्रभावित नहीं होती। तो के इक्विलिब्रियम प्रभावित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रभावित नहीं होता है, ये ध्यान देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 29। एक रिएक्शन दिया है, ट्वाइस SO3 और ये टूट करके ट्वाइस SO2 प्लस O2 देता है, ठीक है ना। ट्वाइस SO3 ये टूट करके ट्वाइस SO2 और O2 देता है। Kp और Kc के बीच रिलेशन बताए हैं। ये भी गैस है, सभी 2 मोल गैस है, इधर 3 मोल गैस है, ये सभी गैसें हैं, 3 गैस है। Kp Kc में रिलेशन Kp इक्वल टू होता है Kc RT की पावर डेल्टा n। इनमें से इसको घटाएंगे, यहाँ 3 गैस है, यहाँ 2 गैस है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा Kc RT की पावर 1, ठीक है। अब देखा जाए, अब इसको इधर कर दें तो Kp अपन Kc इक्वल टू है RT, यानी Kp को Kc से भाग देंगे तो इतना आएगा। Kp Kc से इतना गुना भारी है, अर्थात हम कहें Kp इज ग्रेटर देन Kp Kc से RT गुना भारी है, ठीक है ना। Kp Kc से RT गुना भारी है, हम कहें ये इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर है, अर्थात ये बड़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 30 देखिए। क्वेश्चन 30 देखा जाए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका टी हाफ क्या दे रखे हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 100 सेकंड दे रखे हैं। रेट कांस्टेंट पूछा गया है, तो रेट कांस्टेंट लैम्डा इक्वल टू होता 0.6931 अपॉन टी हाफ, तो ये हो जाएगा 0.6931 अपॉन 100, ठीक है। और अब आप यहाँ क्या कर लीजिए, इसको जो है 0.6931 इंटू 10⁻² कर लीजिए। देखिए विकल्प किस रूप में दिया है, उसी रूप में इसको आप प्राप्त कर लीजिए। विकल्प 6 की यहाँ पे जो है एक विकल्प है, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं 6.931 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं ना। डेसिमल 1 पॉइंट इधर बढ़ा दिए, इसको घटा दिए, और यही सही, इसी रूप में एक विकल्प हमारे पास है, विकल्प बी, तो विकल्प बी सही है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 देखा जाए। क्वेश्चन 31 क्या है, इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp जो है किसी गैस का Cp दे रखा है, Cp इक्वल टू है 5/2 R। एटॉमिसिटी गैस की क्या होगी, गैस की परमाणुविकता क्या होगी, देखा जाए। एटॉमिसिटी जो है अगर हम देखें गैस की, तो Cp इक्वल टू होता है n/2 + 1 R के होता है ना, तो ये होता है 1 + n/2 R के, ये होता है Cp। अब जो है यहाँ पे n क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू आप देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और मोनो एटॉमिक के लिए
यही वैल्यू हम यहाँ कंपेयर करके निकाल लें। तो 1 प्लस एन बाई टू इक्वल टू 5 बाई 2 के कर लें, ठीक है। और यहाँ से m हम n निकाल लें, n की वैल्यू निकाल लें, या हम कहें 1 बाई टू सॉरी n बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 5 बाई टू माइनस 1 यानी कि 1.5 हो जाएगा। और n की वैल्यू हो जाएगा 1.5 इंटू 2 यानी कि 3। और मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए 5 होता है और ट्राई के लिए 6 होता है। तो यहाँ 3 आया है, इसका मतलब मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है ना। मोनोएटॉमिक गैस है क्योंकि n की वैल्यू इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला है हमें, 3। क्लियर है ना। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 32, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HD5 वाटर बाय 965 कूलम विल बी। देखा जाए अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करें, एसिडिक मीडियम में वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करें, तो एसिडिक मीडियम में देखिए अगर जो है H2O ये टूट करके H प्लस और OH माइनस बनाता है। इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रकार से होती है, ट्वाइस H प्लस ये जो है H2 देता है, ठीक है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन खाता है, खा करके H2 देता है। और उसके बाद ट्वाइस OH माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H2O प्लस 1/2 O2 देता है, प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब ये खाता है तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस देता है। 2 मोल का मतलब कि 96,500 गुणे 2। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। तो 2 मोल पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 96,500 कूलम, यही होगा ना। 2 मोल इलेक्ट्रॉन ये खा रहा है, तब 1 मोल यानी 22.4 लीटर ये गैस दे रहा है। 22.4 लीटर गैस हमें दे रहा है। अच्छा ml में पूछा है, कोई बात नहीं, चलिए लीटर में निकाल लेते हैं। फिर उत्तर सभी ml में दिए हैं तो 22,400 कर दीजिए, 22,400 ml। तो जब इतना कूलम बिजली खाता है तो हमें कितना हाइड्रोजन मिलता है, 22,400 ml मिलता है। और कितना ये कह रहे हैं, 965। तो जब 965 हम देंगे तो कितनी बिजली मिलेगी, तो 22,400 गुणे 965 डिवाइडेड बाई 2 गुणे 96,500, यही होगा ना। अब देखा जाए ये इससे कैंसिल हो गया, इधर 965 कैंसिल हो गया और 2 से इसको भाग कर देंगे तो 112 ml मिलेगा, 112 ml हाइड्रोजन। अगर कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं किया है तो विकल्प बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 मिटा दें, फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है। पंद्रह सवाल पिछला 96 वाला छूटा है ना, 95 वाला। तो शाम को जो है क्वेश्चन जब टीजीटी का सॉल्व कराना है तो पहले 15 सवाल याद दिला जाएगा। क्वेश्चन पेपर नीचे छोड़ दिए हैं, तो अभी हम शाम को आएंगे तो लेते आएंगे। तो 15 सवाल वो करा के फिर टीजीटी वाला कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 94 का भी, उसमें भी 2 सवालों में कुछ डाउट है तो भी लेते आएंगे। 94 का तो मेरे पास है, यही रखा है, लेकिन अब चलिए शाम को ही उसको भी देखते हैं, ठीक है ना। चलें क्वेश्चन नंबर अगला है 33। क्वेश्चन 33, द कांस्टेंट A इन वान डर वाल इक्वेशन विल बी मैक्सिमम। A की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है,
मैक्सिमम। देखिए ये हमें क्या बताता है, इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर हम ए के रूप में व्यक्त करते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखा जाए ये किस पे डिपेंड करता है, पोलर मॉलिक्यूल है अगर तो पोलरिटी जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा ए होगा, और नॉन पोलर के लिए सरफेस एरिया। पोलर मॉलिक्यूल है ए प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट के, डाइपोल मोमेंट। नॉन पोलर है ए प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, ठीक है ना। अब देखा जाए हमारे पास जो मॉलिक्यूल विकल्प में दिए हैं, पोलर है कि नॉन पोलर है। पहला हीलियम, हीलियम तो नॉन पोलर है लेकिन बहुत छोटा है। दूसरा जो है हाइड्रोजन है, ये भी नॉन पोलर है, बहुत छोटा है। तीसरा ऑक्सीजन है, ये भी नॉन पोलर है। और चौथा जो है अमोनिया है, अमोनिया। तो ये तीनों कैसे हैं, नॉन पोलर, और यही पोलर है। तो इसी का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अधिकतम होगा, इसी के लिए ए की वैल्यू अधिकतम होगी। उसके बाद ऑक्सीजन का आएगा, हाइड्रोजन का आएगा, हीलियम का सबसे कम होगा क्योंकि हीलियम बहुत ही छोटा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 34। When the temperature is increased, the surface tension of liquid. ताप बढ़ाने पर लिक्विड का सरफेस टेंशन घटता है। ताप बढ़ाने पर लिक्विड का सरफेस टेंशन घटता है। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन गामा से डिनोट करते हैं, डिक्रीज करता है और जीरो हो जाता है। कहां पर, जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी पर जीरो हो जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जीरो हो जाता है, ठीक है ना। और वैसे वास्तव में ये 6 डिग्री पहले ही जीरो हो जाता है, इसे हम ट्राटन्स रूल कहते हैं। लिक्विड स्टेट में पढ़ाया है, वो भी पूछा जाता है, रिवाइज कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 35। एक रिएक्शन दे रखा है, ट्वाइस C6H6 ये लिक्विड है, प्लस 15O2 ये गैस है, ये बनाता है 12CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड। ये इसमें पूछा है इन्होंने डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा H क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा H माइनस डेल्टा E इक्वल टू होता है डेल्टा NGRT। गैसीय उत्पादों और अभिकारकों के अणुओं की संख्या का अंतर है डेल्टा G, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ गैसीय उत्पाद 12 है और गैसीय अभिकारक 15 है, तो 12 माइनस 15 कितना आ जाएगा, -3। तो -3 इंटू R की वैल्यू, विकल्प देखिए कि एनर्जी किसमें, किलो जूल में दी हुई है ना, जूल में, किलो जूल में, तो आप R की वैल्यू जूल में 8.314 जूल लिख लीजिए, इनटू T जो है 300, और ये जूल में है, 1000 से भाग कर देंगे तो किलो जूल में आ जाएगा, -3 10⁻³ कर दिया। निकाल लीजिए, जो विकल्प आता है उसको सही कर लीजिए, ठीक है। -7.8। तो इसको हम 8 मान लें तो 3 3 9 72, तो ये जो है -72 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है ना।
अब उसके बाद जो है अगर आप चाहेंगे डेसिमल इधर लगा लेते हैं तो क्या आ जाएगा? अच्छा यहाँ पे ये 0 भी 2 है ना, तो इन तीनों को, इसको हम लगभग 8 मान लें, इसको अप्रॉक्स कर लीजिए। तो 8 दूना 8, 8 3 24 3 72 72 1 2 इंटू 10 पावर -3। ये डेसिमल यहाँ पे करेंगे तो ये हट जाएगा 7.2 किलो जूल पर। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पे है तो -7.2। विकल्प हमें लगता है ये ए सही है। ठीक है, यहाँ पे 7.48 है, हमने 7.2 निकाला क्योंकि मैंने इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है ना, अप्रॉक्स करके निकाल लिया। हमें सही विकल्प तुरंत पकड़ना है। एक्यूरेट कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है एग्जाम में, एक्यूरेट कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं, सही विकल्प हमें तत्काल प्राप्त करना होता है। आगे क्वेश्चन 36, तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन पे भी हमें सही विकल्प मिल जाते हैं, टाइम बच जाता है। आगे देखा जाए, which one of the following is not properly matched? देखा जाए, पहला दिन है ट्रांसपोर्ट नंबर, किसने दिया था? हिटार्फ ने, हिटार्फ, ये तो सही है। दूसरा जो है थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये किसने दिया था? डिवाई एंड हकेल, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा इन्होंने दे रखा है पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, इन्होंने किसको दिया? पोस्टवाल को, जबकि ये था किसके द्वारा? सोरेंसन। तो यही गलत है, इसका मतलब यही सही विकल्प है। माइक ऑफ करो बेटा, आवाज बहुत आ रही है, हमारा माइक काम नहीं कर रहा। तो यही गड़बड़ है। अगला लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे, ये भी सही है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये फैराडे ने दिया था, ये भी सही है। तो यही तीसरा गलत है और यही तीसरा सही विकल्प है। क्वेश्चन 37, विस्कोसिटी सॉल्यूशन की, विस्कोसिटी सॉल्यूशन माइनस विस्कोसिटी सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी सॉल्वेंट की, इसको हम स्पेसिफिक विस्कोसिटी कहते हैं। डिफरेंट टाइप की विस्कोसिटी मैंने लिक्विड स्टेट में लिखाया है, वहां से देख लीजिएगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन 38, क्वेश्चन 38, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कार्बन हाइड्रोजन ग्लूकोज दिया हुआ है, ए बी और सी रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, देखिए कार्बन का कंबस्शन, कार्बन प्लस O2 CO2 देता है, और इसका एंथैल्पी कंबस्शन का दे रखा है ए। हाइड्रोजन H2 प्लस 1/2 O2 H2O, इसका दे रखा है बी। ग्लूकोज का देखिए, ग्लूकोज C6H12O6, इसको हम जलाते हैं तो 6CO2 प्लस 6H2O देता है, इसका दे रखा है। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या पूछा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर हम इन दोनों को मिला लें, इन दोनों को मिला लें तो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगा, पलट जाएगा। अब देखिए, हम इसको 6 से गुणा कर दें, यहाँ हमारे पास CO2 कितना मिल रहा है? 6, और यहाँ एक ही है तो हम 6 कर दें तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ हमें पानी के मॉलिक्यूल 6 मिल रहे हैं और यहाँ एक ही है तो 6 कर दें तो हमें ये 6 मिल जाएगा। अब देखा जाए, हम अगर 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन
ये जोड़ लें तो हमें क्या मिल जाएगा C6 और ऑक्सीजन यहाँ से 6 और 3 और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए 6 दूना 12 और 6 18 6 यहाँ पर है तो 12 6 चाहिए और ये जो है हमारे पास C3O2 मिल जाए तो हम C6H12O6 बना लेंगे। ठीक है ना, ये ग्लूकोज का हीट ऑफ कंबस्टन है। तो हम अगर इसको जोड़ लें और जोड़ करके उसमें से अगर हम इसको घटा दें तो हमें इसके कॉम्बिनेशन से इसका फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसको जोड़ लें 6A + 6B - C। ठीक है, 6 को हम बाहर ले लें 6A + B - C, ये जो है होगा और ये विकल्प डी है। अगर ना समझ में आया हो तो बताइए, फिर से बताएं अगर समझ गए हो। बोलिए भाई, किसी को डाउट हो तो बताएं। देखिए हमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिला के ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, हमने इसको जलाया ये मिला, इसको जलाया ये मिला। अब हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें ये रिएक्शन मिल गया। उसमें से इसको घटा दें हम इसको जोड़ के इसको घटा दें तो हमें यही रिएक्शन मिलेगा। इसको जोड़ के इसको घटा दें तो हमें यही रिएक्शन मिलेगा, अर्थात इसको जोड़ के ये घटा दें तो हमें इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 6A + 6B - C विकल्प डी। और आगे देखते हैं, 2 सवाल और देख लें तो 40 पर हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर 40 से अगली क्लास में देखते हैं। 2 सवाल और देख लें। क्वेश्चन 40 देखिए, 39 सॉल्बिलिटी दे रखा है। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट KSP किसका Ag2C2O4, ये कितना दे रखा है 3.2 × 10⁻⁻11। ये सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट सिल्वर ऑक्सलेट का दे रखा है। ठीक है, आगे इन्होंने पूछा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑक्सलेट आयन की कंसंट्रेशन जो है ये क्या होगा। तो देखिए ये जब टूटेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में Ag2C2O4 तो हमें क्या देगा, ये हमें देगा Ag+ + C2O4 - ये देगा। और जो है अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। इन दोनों की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है इसके बराबर है। ठीक है ना, मान ले सॉल्बिलिटी S है तो इसका 2S हो जाएगा, इसका S हो जाएगा। S 2S का स्क्वायर और S ये इक्वल टू कितने के बराबर है 3.2 × 10⁻⁻11। ये हो जाएगा 4S का पावर 3, ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻11। तो S की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 3.2/4 × 10⁻11। इसको हम 32 कर दें, इसको 12 तो 32/4 × 10⁻12। तो ये हो जाएगा 4 × 8 = 32, 8 × 10⁻12। अब यहाँ क्यूब है ना तो इसका हम क्यूबिक रूट ले लें तो S इक्वल टू किसके हो जाएगा क्यूबिक रूट 8 × 10⁻12। 2 दूना 4 × 8, 4 4 8 4 12, तो 2 × 10⁻12। शायद यही हो जाएगा अगर कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं है तो। और उत्तर देख लीजिए क्या मिलता है। कोई नहीं दिख रहा है। कोई नहीं दिख रहा है। सर ये है मगर उसमें मैं स्प्लिट कर दिया। हाँ, लिखना चाहिए। तो A है ये 2 होना चाहिए। ठीक है ना, A में 22 हो गया, 2 कर लीजिए वही सही होगा विकल्प A। कहीं से कोई गड़बड़ी हमने नहीं किया है। अगर विकल्प कोई नहीं मिल रहा है तो मिस्टेक है। A को आप 22 को 2 कर लीजिए, विकल्प A सही हो जाएगा। ठीक है ना, जो 22 है उसको 2 कर लीजिए, विकल्प A सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद वहां पे भी 4 दिया है ना, -4 होगा। 4 नहीं -4, घात जो है -4 होगा 4 में। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 40, एक और देख लीजिए फिर जो है क्वेश्चन 40 देखा जाए 50 ml सोल्यूशन है, 50 ml सोल्यूशन एक है, इसका pH इक्वल टू 1 दे रखा है। फिर अगला 50 ml सोल्यूशन है और इसका pH इक्वल टू 2 दे रखा है। तो एच आयन की कंसंट्रेशन इसमें क्या हो जाएगी 10 टू पावर -1 यानी 0.1 है, यही हो जाएगा। और इसमें एच आयन की कंसंट्रेशन 10 पावर -2 यानी 0.01 मोल। दोनों को मिक्स कर दिया गया। जो एच आयन की कंसंट्रेशन होती है सोल्यूशन में वही उसकी नॉर्मेलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है। अब हमें सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालने N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू N V1 प्लस V2। हमें दोनों के मिक्सचर की नॉर्मेलिटी अगर मिल जाए तो हम pH निकाल लेंगे। मिक्सचर का pH पूछा गया है, तो यहाँ पे 50 गुणे 0.1 प्लस 50 गुणे 0.01 इक्वल टू हो जाएगा N इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N इक्वल टू, दोनों को हम कहें ये 5 हो जाएगा और ये 0.05 तो 5.5 ये हो जाएगा। अब 100 से भाग कर दीजिए तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा 5.5 इंटू 10 टू पावर -2 के। ये एच आयन की कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है कैलकुलेशन में, ठीक है। और अब इसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लीजिए तो pH आ जाएगा। बड़ा टेढ़ा सवाल है। अब जो है pH इक्वल टू 2 माइनस log 5.5। अब log 5.5 की वैल्यू इसमें रख करके 2 में से घटा दीजिए, देखिए क्या आता है, ठीक है ना। इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो आएगा pH आयन की कंसंट्रेशन 2 माइनस, यहाँ घात ये है 2 तो ये 2 माइनस log 5.5, ठीक है, निकाल लीजिएगा। और ये अगर log की वैल्यू दी रहेगी तब तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ाएगा मामला, ठीक ना। और एक लॉजिकली भी हम निकाल सकते हैं, देखिए लॉजिकली निकाल सकते हैं। एक का pH 1 है, एक का pH 2 है, और जब हम दोनों को मिलाएंगे ना, एक की कंसंट्रेशन इतनी, एक की कंसंट्रेशन इतनी है और इतनी कंसंट्रेशन है तो pH है, इतनी है तो pH है। अब जब मिलाएंगे तो सॉल्यूशन और डाइल्यूट हो जाएगा ना, यानी pH 1 से कम आना है, pH 1 से कम आना है। pH 1 से कम आने का मतलब एक ही विकल्प ऐसा है जो pH 1 से कम दे रहा है, एक ही विकल्प है जो pH 1 से कम दे रहा है और उसी को हम टिक कर सकते हैं। ध्यान देंगे दो सॉल्यूशन कभी जोड़ के pH औसत नहीं निकालते, हम एच आयन की कंसंट्रेशन प्राप्त करके तब परिणामी pH प्राप्त करते हैं, औसत नहीं निकालते। और एक ही ऐसा है जिसमें pH कम है, इसलिए जो है उसी को पहला विकल्प इसमें होने की संभावना ज्यादा है। वैसे सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है ना। इसी पे आज की क्लास रोकते हैं, अब यहाँ से कल की क्लास देखते हैं।